ओके, तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन। तो आपको याद होगा कल हम लोगों ने मिरर्स के संबंध में कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे। क्या आप लोग घर में जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हो बुक से, इधर फ्रॉम सिंगेज, एचसी वर्मा? एचसी वर्मा में आपको प्लेन मिरर्स के क्वेश्चन कम मिलेंगे, शायद मिले ही ना, बट डोंट वरी, आपको सिंगेज और इधर बुक्स में बाकी सब ए टू जेड में आपको प्लेन मिरर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर के ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। मिरर के रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार देखे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी है, आपको फील्ड ऑफ व्यू की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। और आपको कल मैंने जो दो तीन इंपॉर्टेंट बात बताई कि हमारे लिए मतलब का जोन कौन सा है, और मतलब के जोन के नीचे अगर मिरर खिसक जाए या ऊपर चला जाए तो अकॉर्डिंगली हमें अगर नीचे खिसक जाए तो ग्राउंड दिखेगा, और अगर ऊपर खिसक जाए तो वॉल दिखेगा। राइट, वॉल देखने के लिए, या फिर सपोज एक लंबा पर्सन है, उसको एक छोटे से पर्सन जो आगे खड़ा है उसका कंप्लीट इमेज देखना है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि क्या चीज देखना है सबसे पहले अपने दिमाग में ये सेट करें। जो चीज देखना है उसका इमेज बनाएं मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और उसके बाद जो इमेज बन रही है उस इमेज के सर से और पैर से आपको रेज ऑफ लाइट ऑब्जर्वर के आई तक ले जाना है। तो इन द प्रोसेस मिरर का वो जोन जिससे सर से और पैर से जाने वाली रेज ऑफ लाइट कट कर रहे हैं, वो जोन हमारे मतलब का पोर्शन ऑफ द मिरर है। और नीचे वाला पॉइंट जहाँ पे रेज ऑफ लाइट जो पैर से आ रही है और जो कट कर रही है वो नीचे वाला पॉइंट होगा। वो नीचे वाला पॉइंट जमीन से जितना ऊपर है, दैट वुड डिसाइड कि मतलब का पोर्शन ऑफ द मिरर हैज टू बी केप्ट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। राइट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर हमको ये समझ में आता है ये दो चीजें, देन वी आर गुड टू गो, हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलेगा, आइए। ओके, नाउ नाउ लेट्स डू वन थिंग। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, डेविएशन का कॉन्सेप्ट काफी काम आएगा, इसके ऊपर काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो लेट्स टेक द कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर वे। सपोज हमारे पास एक प्लेन मिरर है, एंड सपोज अ रे ऑफ लाइट कम्स एंड हिट्स द प्लेन मिरर। दिस इज नॉट द इंसिडेंट रे, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, आयन रे बोल रहा हूँ, इंसिडेंट रे। ठीक है, और सपोज जहाँ पे वो हिट कर रही है वहां पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे जाएगी। तो suppose if I say that angle of incidence is I, then angle of reflection is equal to angle of incidence from the law of reflection, which is equal to I। तो ध्यान से देखोगे तो ये रे ऑफ लाइट, अगर ये रे ऑफ लाइट जो येलो कलर वाली है, अगर आप अगर कोई दूसरा मीडियम नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आगे निकल जाती। राइट, पर अभी आपको दिख रहा है कि ये ये घूम के इस डायरेक्शन में चली गई है। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे, दिस इज व्हाट इज योर angle of deviation psi, and it is given by pi minus 2 of I. I hope you understood this. This is the deviation which is equal to pi minus twice of angle of incidence. मतलब original direction, ये जो dotted मैंने दिखाया, this is the original path of the ray of light before reflection, OPL है ये। इससे finally reflect होकर ray of light जहाँ गई है, that is the deviation. Right, simple. आओ देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। सो अब बेसिकली एक सवाल बनाते हैं और उसी के जरिए कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं। ठीक है, मान लो मैं आपको दो प्लेन मिरर देता हूं ऐसे, एक प्लेन मिरर ये वाला और दूसरा प्लेन मिरर ये वाला। सपोज मैं बोलूं इन दोनों के बीच का जो एंगल है, सपोज दिस इज 60 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट आती है एंड इज हिटिंग दिस मिरर, सपोज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, नॉर्मल से 45 डिग्री बना। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट पहले आके यहाँ पे बेंड करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी और ऐसे जाएगी, इस टाइप से जाएगी।
और ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 45 डिग्री से यहाँ पे हिट कर रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये जो एंगल है ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगी, तो जिससे अगर आप यहाँ पे 60 + 45 = 105, तो ये एंगल हो जाएगी 75। तो अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल खींचोगे, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से ये जो भी एंगल बनाएगी छोटी सी, ये एंगल हो जाएगी कितनी, आप ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज लगा लो, 60 + 45 = 105, 75 और इधर 15 डिग्री हो जाएगी, तो ये 15 डिग्री होगी। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ यहाँ पे वो कितना हुआ, 15 डिग्री, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन होगी रेज ऑफ लाइट की, येलो से दिखा रहा हूँ, वो भी यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी सच दैट ये जो एंगल है रिफ्लेक्शन का ब्लू कलर लाइन से, ये भी 15 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी हमें टोटल डेविएशन निकालना है। टोटल डेविएशन मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस जगह पे डेविएशन निकालना पड़ेगा, डेविएशन एट द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज 45 + 45, 2 × 45 is 90, तो 180 - 90, तो यहाँ पे आया 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर है, क्योंकि देखिए अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो रेज ऑफ लाइट ऐसे निकल जाती, तो आपकी जो 90 हुई डेविएशन, ये 90 की डायरेक्शन डेविएशन किधर हुई, इज इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज है, याद रखिए, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे जो डेविएशन हुई फर्स्ट रिफ्लेक्शन पे, दैट इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद जो सेकंड डेविएशन होगी, सेकंड डेविएशन हो रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ये सेकंड डेविएशन कितनी होगी, सेकंड डेविएशन विल बी अगेन 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री, तो 15 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ट्वाइस ऑफ 15 डिग्री 30 डिग्री, तो ये आया 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो दिस इज 150 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों, आप देखो ध्यान से, अगर अगर ये येलो कलर वाली लाइट सीधी जाती तो ये कुछ ऐसे निकल जाती, तो आपने यहाँ से ये टोटल एंगल निकाल रहे हो, डेविएशन इज इक्वल टू 150 डिग्री क्लॉकवाइज। So therefore total deviation total will be equal to deviation 1 plus deviation 2, which will be equal to 150 plus 90, 150 plus 90, which is 240 डिग्री, 240 डिग्री, ठीक है। तो 150 plus 90 which is equal to 240 डिग्री। तो deviation total equal to deviation 1 plus deviation 2, which is 150 plus 90, that is 240 degree. I hope you understood this. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो 240 डिग्री टोटल डेविएशन है, 240 डिग्री क्लॉकवाइज। 240 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब क्या, आइए समझते हैं। 240 डिग्री क्लॉकवाइज, कैन यू राइट इट, दिस इज सेम एज 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल है बेटा जी, ये देखो 240 डिग्री, ये मान लो 240 डिग्री, ये 240 डिग्री है, क्लॉकवाइज देना था मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। मान लो 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मैं बोलता हूँ समझाने के, इज इट सेम एज 120 डिग्री क्लॉकवाइज? तो 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा या 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, तो ये सेम है। So this is what I wanted to tell you. So 240 degree clockwise equal to 120 degree anti-clockwise. Yeah, 240 degree clockwise anti-clockwise is equal to 120 degree clockwise. Right? This is what I wanted to tell you. यहाँ से देखिए स्पीड कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है। सो वी सी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? अच्छा, एक और क्वेश्चन लो।
45 डिग्री। ठीक है, आपको टोटल डेविएशन निकालना है। क्या करेंगे, आइए मिलकर करते हैं। 45 डिग्री है तो यहाँ से 45 डिग्री पे थोड़ा सा ये बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। ठीक, तो 45 डिग्री पे गई, ये 45 डिग्री पे गई तो ये 45 डिग्री हुई, ये 45 डिग्री हुई तो 120 + 45 165 तो ये 15 डिग्री हुई। तो यहाँ पे जब आप दूसरा नॉर्मल खींचोगे तो ये 15, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 75। ये 75 होगा तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे 75 से जाएगी यार। आई होप यू अंडरस्टैंड, 75 डिग्री से आगे जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन देख लेते हैं। व्हाट इज डेविएशन 1, ये आपके लिए ओरल है। Is it equal to 180 minus twice of angle of incidence is twice into 45 degree, which is 180 minus 90, is it equal to 90 degree? और इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ठीक है, और जब यहाँ पे गई सेकंड जो डेविएशन हुआ सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वो कितनी हुई 180 डिग्री माइनस, एक काम करता हूँ 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया सेकंड रिफ्लेक्शन पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 75 डिग्री, तो 180 minus 2 into 75 is 150 डिग्री, 180 minus 150 डिग्री is 30 डिग्री। और इसकी भी जो डेविएशन हुई वो हुई क्लॉकवाइज। कॉन्सेप्ट समझ लो। सो टोटल डेविएशन हुआ, टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो क्या ये 120 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। 120 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इट इज सेम एज, इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्वल टू 240, 120 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें और ज्यादा सवाल मैं नहीं करूंगा, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा इसको देखते साथ आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा सको। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपके मान लीजिए दो मिरर थी, मैं वही डेटा लूंगा जो मैंने आपको दिया था, ये 60 डिग्री था, ये आई थिंक पहला केस हमने यही लिया था, राइट? कहाँ गया रे? ये 60 डिग्री था और कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था 45, 60 डिग्री था और कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था 45 डिग्री। ओके, ये देखो, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री था और जो रेज ऑफ लाइट आ रही थी ये मिरर थे, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, ये रेज ऑफ लाइट जो आ रही थी ये रेज ऑफ लाइट 45 डिग्री बना रही थी, चलेगा? ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्या था, इसका आंसर आप याद करो, इसका आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका आंसर था इट इज 240 डिग्री क्लॉकवाइज और 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यही इसका आंसर था। ठीक, अब इसको आंसर को लाने का तरीका सुनो। किस मिरर पे रेज ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हुआ? दिस इज द फर्स्ट मिरर बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे सेकंड टाइम इंसिडेंट। तो जिस मिरर पे फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हुआ है उस मिरर को घुमा के दूसरे मिरर के साथ कोइंसाइड करना है इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। फर्स्ट मिरर को घुमा के, जिस मिरर पे, फर्स्ट मिरर मतलब वो मिरर जहां पे रेज ऑफ लाइट पहले गिर रही है उसको घुमा के दूसरे मिरर पे कोइंसाइड करना है बाय फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। क्योंकि आप 1 को 2 के साथ मिलाने के लिए ये एंगल भी तो फॉलो कर सकते थे, इसलिए मैंने क्लियर किया। you could have followed this particular position also। तो आपको ये नहीं फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है
स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 1 को 2 से मिलाने के लिए, जहां पे रेज ऑफ लाइट गिर रही है उसको 2 से मिलाने के लिए उसको क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री घूमना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल तो वही है, लॉजिकल है। कितना घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री घूमना पड़ रहा है, तो जितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ रहा है मिरर को, उसका डबल आपका आंसर। उसका डबल मतलब 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, तो योर आंसर इज 2 into 60, दैट इज 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओरल आपका जवाब है। लेट अस यूज इट फॉर अनदर प्रॉब्लम जो हमने किया हुआ था ऑलरेडी। इधर देखो 120 120 फिर से, क्या ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है? मिरर 1 या मिरर 2 कैसे डिसाइड होता है? पहले रेज ऑफ लाइट कहाँ पे गिरी? पहले रेज ऑफ लाइट क्या 1 पे गिरी है, इसको घुमाना है किस तरफ? दूसरे मिरर की तरफ, सो दैट उसके साथ कोइंसाइड कराना है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल कौन सा है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का डबल क्या 240 डिग्री आएगा? तो 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज योर आंसर। देखो यहाँ पे है ये 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज योर आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये देखते साथ आप ये सवालों को सॉल्व कर सकते हो और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, और ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक 2 रिफ्लेक्शन के लिए। अगर 3, 4, 5, 6, 10 रिफ्लेक्शन हो और फिर आपसे डेविएशन पूछे तो आपको इंडिविजुअली हर जगह का रिफ्लेक्शन पे डेविएशन कैलकुलेट करना और आंसर लाना। लेकिन अगर 2 रिफ्लेक्शंस के बाद आपकी डेविएशन पूछी जाए, जनरली वही पूछा जाता है आपसे, तो उस केस में आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो जो मैंने आपको अभी सिखाया है। क्या आपको समझ में आया? शॉर्ट ट्रिक क्या बोला? पहले आप डिसाइड करें कॉन्सेप्ट या ट्रिक जो बोल लो आप इसको। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है, आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा मिरर है जहाँ पे रेज ऑफ लाइट पहले गिर रही है। तो रेज ऑफ लाइट पहले गिर रही है वो निकाल लो, और वो निकालने के बाद आप उस मिरर को दूसरे मिरर के साथ कोइंसाइड कराओ बाय फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल बिटवीन देम। बिकॉज जब 2 मिरर्स होंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो एक लार्जर होगा, एक छोटा होगा। तो छोटा वाला है उसी को फॉलो करना है, उसी के अलोंग में घूमना है। तो उसी के अलोंग में घुमाओगे तो देखो वो घूमने के लिए, कोइंसाइड होने के लिए किस तरफ जा रहा है, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो जो भी एंगल है उसका डबल विल बी योर आंसर क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो जो भी एंगल है दोनों मिरर के बीच में उसका डबल विल बी एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बी योर आंसर। फटाक से आ जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखें। अब यहाँ पे एक और चीज समझने लायक है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इनिशियली, इसका कोई काम नहीं है। ये बहुत स्ट्रेंज है। मतलब ये 45 डिग्री की जगह पे अगर 30 डिग्री हो जाता तो क्या होता? चलो देखते हैं ना, 30 डिग्री कर लेते तो क्या होता। चलो एक नए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। आओ, बेसिक से करते हैं। 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पे जाएगा यहाँ पे रे ऑफ लाइट। तो ये 30 डिग्री पे जाएगा तो 90 डिग्री है तो 60 डिग्री, 60 60, यहाँ पे भी 60 हो जाएगा। ये यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपने नॉर्मल खींचोगे ये एंगल कितना हो जाएगा 30। ये 30 होगा तो रेज ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और इधर जाएगी कितने एंगल पे? 30 पे। ये भी 30 हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो पहला फर्स्ट डिफ्लेक्शन की वैल्यू, डेविएशन की वैल्यू निकालो। 30 30 60, 180 160 is 120 डिग्री। क्या ये 120 डिग्री क्लॉकवाइज है? हाँ। दूसरा बोलो डेविएशन, 30 + 30 60, तो 180 minus 60 is 20, 120. So deviation 2 is also 120 degree clockwise. 240 degree clockwise, deviation total is 240 degree clockwise और 120 degree anti-clockwise। देखो मैटर ही नहीं किया भाई, ये 30 डिग्री हुआ तो मैटर ही नहीं किया, आंसर वही 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। मतलब इस वाले मिरर को जिसमें पहली बार रेज ऑफ लाइट गिरी, उसको दूसरे मिरर के साथ कोइंसाइड कराने के लिए जितना स्मॉलर एंगल आपको घुमाना पड़ा है, जिस डायरेक्शन घुमाना पड़ा है वो नोट कर ले, और कितना घुमाना पड़ा है वो नोट कर ले। जितना घुमाना पड़ा है उसका डबल, और जिस डायरेक्शन में घुमाना पड़ा है वो डायरेक्शन, दैट इज योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई है?
सो डेविएशन टोटल आपका आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस शॉर्ट ट्रिक। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कब ये यूज कर सकते हैं। ये तभी यूज कर सकते हैं जब हम दो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर दो रिफ्लेक्शन से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो गया तो फिर आपको भी पता है कि यहाँ पे सेकंड थर्ड रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। अगर 3 मिरर हो गए तो थर्ड रिफ्लेक्शन को फिर से इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो उस केस में आपका आंसर अलग आएगा। तो उस केस में आप इंडिविजुअल वैल्यूज की कंसिडर करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअल वैल्यूज में जो डेविएशन आ रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी आ रही है, अगर सारे क्लॉकवाइज है तो जुड़ेंगे, अगर कुछ क्लॉकवाइज है कुछ एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लें, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लें, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये कितना हो गया नेट जो भी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज डेविएशन का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत सवाल इससे बनते हैं, पर्टिकुलरली जब आप रिफ्रैक्शन में जाओगे प्रिज्म के थ्रू तो आपको डेविएशन निकालने के लिए बोला जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जितनी डेविएशन, जितनी जगह पे रिफ्रैक्शन हो रही है हर जगह पे डेविएशन निकालिए, या जितनी जगह पे रिफ्लेक्शन हो रही है हर जगह पे डेविएशन निकालिए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अगर हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन निकालें और रिफ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन निकालें और दोनों को जोड़ दें। दोनों को जोड़ दें मींस विद प्रॉपर साइंस। अगर एक में क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज है तभी जुड़ेंगे। अगर एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। और जो नेट जिसका एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज का वैल्यू जिसका बड़ा है, अकॉर्डिंगली इट विल बी डिसाइडेड कि नेट क्या होने वाला है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्या क्लैरिटी है? गुड। चलो, अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ मिरर। अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ मिरर। तो रोटेशन ऑफ मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। रोटेशन ऑफ मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है सुनिएगा कि सपोज वी आर हैविंग अ मिरर। इस मिरर के ऊपर मान लो इस मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर, और मान लो मेरा रेज ऑफ लाइट जो है वो इधर इंसिडेंट हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट भी इधर हो रहा था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। सपोज इफ आई से दैट मैंने इस मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया, मैंने इस मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया अबाउट दिस, जहाँ पे नॉर्मल था उस पॉइंट पे। तो ऐसा अगर मैंने किया तो मेरा मिरर अगर थीटा से घूमा तो क्या मेरा नॉर्मल भी थीटा से घूमा? हाँ, मेरा नॉर्मल अभी ये हो गया, यहाँ पे पहले नॉर्मल n था, अब ये n डैश हो गया है। नॉर्मल भी कितने से घूमा? नॉर्मल भी थीटा से घूमा, क्योंकि नॉर्मल वाज अटैच्ड टू द मिरर। ठीक है, तो नॉर्मल भी थीटा से घूमा। तो नॉर्मल अगर थीटा से घूमा, ध्यान से सुनिएगा, तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? लेट्स सी दिस। अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है i प्लस थीटा। तो अगर एंगल इंसिडेंस दिख रहा है, ये देखो, ये वाला जो एंगल है ये i है, और ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। साथ एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, क्या वो i प्लस थीटा होगी? इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो रिफ्लेक्टेड रे अभी कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे चली जाएगी। एट व्हाट एंगल फ्रॉम n डैश will it be equal to i plus theta? Please understand this. ध्यान से देखो इसे। पहला ये बनाते वक्त ही समझ में आएगा, एक बार बन गया उसके बाद आप कुछ नहीं समझ सकते। आपको इसको वीडियो को दोबारा रिकैप करके देखना पड़ेगा। बनाते वक्त ही आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यही है कि बनाते वक्त ही आपको समझ में आना चाहिए। अगर बन गया है डायग्राम फिर आप इसे देख रहे हो, इट्स ऑफ नो यूज, यू विल नॉट बी एबल टू गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, अच्छी बात ये हो रही है कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको क्लैरिटी के साथ आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये i प्लस थीटा हुआ। अब लॉजिकली सोचो, तो आपको समझ में आएगी कि ये थीटा था, तो ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, क्या ये एंगल है i माइनस थीटा? ध्यान से देखो, इनिशियली नॉर्मल के हिसाब से ये एंगल i था पूरा, ये वाला एंगल i था पूरा। अब उसके बीच में देखो मैंने ये वाला एंगल थीटा डाल दिया है, तो जो बचा हुआ एंगल है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, क्या वो है i माइनस थीटा?
तो अब कॉन्सेप्ट ये है देखो कि इनिशियली तुम्हारा जो रिफ्लेक्टेड रे था, इज दिस रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल? Is this reflected ray initial? Yes. And is this the reflected ray final? तो क्या अभी मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने मिरर को थीटा से घुमाया, अगर मिरर थीटा से घुमा, अगर मिरर थीटा से घुमा, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेसिकली कितने से घुमा? देखो i प्लस थीटा माइनस ऑफ i माइनस थीटा, अगर आपको दिख रहा है i प्लस थीटा माइनस ऑफ i माइनस थीटा, दैट इज 2 थीटा। तो अगर मिरर थीटा से घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगा। डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आईसीएससी बोर्ड वाले अगर कोई है तो उनको ये कॉन्सेप्ट क्लास 9th में एक बार पढ़ाया जाता है। तो इट्स अ वेरी रुडिमेंटरी कॉन्सेप्ट, बट घबराने वाली बात नहीं है, बट दिस इज व्हाट इज द ज्योमेट्री बिहाइंड इट। तो अगर आप मिरर को घुमाते हो थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगा, और वो किधर घूमेगा? वो उधर ही घूमेगा जिस डायरेक्शन में आपने थीटा को घुमाया है, मिरर को घुमाया। तो मिरर को अगर आपने घुमाया है क्लॉकवाइज तो 2 थीटा की जो मूवमेंट होगी रिफ्लेक्टेड रे में वो भी होगी क्लॉकवाइज, और अगर आप मिरर को घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट क्या निकला कि अगर आप मिरर को थीटा से घुमाओगे, जिस डायरेक्शन में घुमाओगे रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगी उसी डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आई? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि एक मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के ऊपर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट है, एंड सपोज दिस इज इंसिडेंटेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, गुड। अगर मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछती हूँ कि बताइए मिरर को कितने एंगल से घुमाऊं, मिरर को कितने एंगल से घुमाऊं, मिरर का थीटा निकालिए एंड डायरेक्शन ऑफ थीटा निकालिए, एंड डायरेक्शन ऑफ थीटा निकालिए, so that reflected ray passes through x dash, x dash से रिफ्लेक्टेड रे जाना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रे को अगर x डैश से क्रॉस करना है तो पहले इंसिडेंट रे अगर ये था तो रिफ्लेक्टेड रे क्या था, यहाँ जाएगा कितने एंगल पे? 30 डिग्री। अब मुझे इस रिफ्लेक्टेड रे को घुमा के यहाँ से क्रॉस कराना है, ये मेरा फाइनल पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल है, याद करो मैंने आपके डेरिवेशन में यही बताया था, रिफ्लेक्टेड इनिशियल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे फाइनल है। तो मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे फाइनल है दैट हैज टू कोइंसाइड विद लाइन x डैश। मतलब बेसिकली मेरे रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्री मूव करना पड़ रहा है, और किस डायरेक्शन मूव करना पड़ रहा है? क्लॉकवाइज। तो अगर 60 डिग्री रिफ्लेक्टेड रे को क्लॉकवाइज मूव करना पड़ रहा है तो मेरे मिरर को मुझे कितना घुमाना है? मिरर अगर थीटा से घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगा, सेम डायरेक्शन। तो मिरर घूमेगा, बिल्कुल सही, बहुत से लोगों ने आंसर भी दे दिया है। मिरर घूमेगा 30 डिग्री, और वो भी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मिरर विल रोटेट बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मिरर को अगर 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाए तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा और वो क्रॉस करेगा इनिशियल x डैश की जो लेवल थी उससे। एक बात समझने लायक है कि जब मैं मिरर को घुमा दूं तो एक्चुअली मिरर जो है वो x डैश लेवल पे नहीं रहेगी, वो और घूम जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे को x डैश से क्रॉस कराना है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई?
अच्छा, इसी सवाल को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, देखिए इसी सवाल को और अच्छा ऐसे बना सकते हैं हम। मुझे पता ही नहीं 30 डिग्री से आपने इंसिडेंट कराया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगी। कितने एंगल पे, वही 30 डिग्री पे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सवाल ये है कि मुझे इस रिफ्लेक्टेड रे को यहां से क्रॉस कराना है। ये रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल है, ये रिफ्लेक्टेड रे फाइनल है। तो मुझे मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा और किधर घुमाना पड़ेगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके फाइन, लेट्स सी। अब अगर आप देखोगे, वेरी गुड, ग्रेट। अगर आप देखोगे, आपने अभी रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल और रिफ्लेक्टेड रे फाइनल को देखो, तो रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल से रिफ्लेक्टेड रे फाइनल बेसिकली ये 120 डिग्री घूम गया। तो अगर 120 डिग्री घूम गया रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल और रिफ्लेक्टेड रे फाइनल, इसका मतलब मिरर को आपको कितना घुमाना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली मिरर घूमेगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर मिरर घूमेगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से। तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से घूमेगा तो इधर से क्रॉस कर सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? So this is the concept that you need to understand. Okay, good. So ये variety of questions आपको rotation of mirror में मिलेंगे। और कैसे अच्छे questions आएंगे rotation of mirror के, देखिए rotation of mirror के अच्छे questions और ऐसे बनेंगे। Suppose we are having a mirror, ये mirror जो है वो इस point के about में hinge है। एक mirror है, मान लो ये hinge है इस point के about में, इस point के about में rotate कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो लेंथ है, इस लेंथ को रेडियस बना के एक ऐसा स्क्रीन कंस्ट्रक्ट किया गया। रेडियस आपको स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट आ रही थी, एक रे ऑफ लाइट आ रही थी, यहाँ पे हिट कर रही थी हिंज पॉइंट के अबाउट में, थीटा एंगल पे आ रही थी मान लो, ठीक है। और आपने इस मिरर को एक एंगुलर वेलोसिटी दे दी ओमेगा। तो अगर आपने मिरर को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया, तो आपको बताना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आके हिट कर रहा था, सॉरी, ये रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ पे आके हिट कर रहा था, तो क्या यहाँ पे एक स्पॉट बन रहा था? देयर इज अ स्पॉट हियर, लाइट का स्पॉट था वहाँ पे। तो अगर मिरर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है इस डायरेक्शन में, जो आप मैंने येलो कलर एरो से दिखाया है, तो आपको बताना है कि ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, स्पॉट की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। आइए करते हैं। मान लो ओमेगा इज इक्वल टू डी डी बीटा बाई डी टी लेता हूँ। मतलब मान लो ये जो मिरर है ये बीटा एंगल से घूम रहा है पर सेकेंड, तो ओमेगा इसका क्या हो जाएगा, डी बीटा बाई डी टी। तो अगर ये बीटा एंगल से घूम रहा है कौन, मिरर, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे 2 बीटा एंगल से घूमेगा सेम डायरेक्शन। तो जो ओमेगा डैश ऑफ द स्पॉट होगा, ओमेगा डैश ऑफ द स्पॉट होगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी d by dt of 2 beta, which is 2 times d beta by dt. I hope you understood this. 2 times d beta of dt is 2 times omega. तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट है, द स्पॉट विल बी 2 ओमेगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इसकी वेलोसिटी बोलो, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी ऑब्वियसली टेंजेंशियल टू दिस सर्कल। तो इसकी जो
वेलोसिटी हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा और इसकी इंटू ओमेगा डैश सॉरी and which will be what will be omega dash is equal to 2 times omega. So this will be the velocity of the spot. I hope you understood this. तो velocity of the spot पूछे या angular velocity of the spot पूछे दोनों ही चीज आप निकाल सकते हो। क्या क्लैरिटी है ये? अब बिकॉज मैंने r रेडियस पे ही एक एक सर्कल खींचा था तो ये रेडियस r है उसी r रेडियस का ही ये सर्कल है जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन ही दिखाया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं व्हिच इज वेलोसिटी ऑफ इमेजेस। वेलोसिटी ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेजेस की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेजेस में कुछ बेसिक बातें कर लें कि मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है d पे। हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर d है तो इसका जो इमेज है इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस d फ्रॉम द मिरर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो बेसिकली पहली बात आपको समझना है कि आप यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैन एनी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है, राइट, नीचे ऊपर। तो पहली बात हमें ये समझनी है कि इमेज की वेलोसिटी कैसे हम निकालें। तो देखिए ये जो भी डिस्टेंसेस है ये डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? दीज आर ऑल डिस्टेंसेस बोलते हैं और लेंसेज के केस में ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। इतना आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ऑप्टिकल सेंटर्स होते। तो मिरर का पोल मतलब कन्वीनियंट पॉइंट जहां से हम मेजर कर सकते हैं। दिस इज द मिरर का पोल, जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं जो हिट कर रही है या कट कर रही है मिरर। तो सारे डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करते हैं? वी मेजर इट फ्रॉम द मिरर। तो अगर हम मिरर से सब कुछ मेजर कर रहे हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? मिरर है। तो अगर हम ऑब्जर्वर को मिरर पे बैठा दें so we will see that distance of object with respect to mirror is equal to distance of image with respect to mirror या displacement of mirror is same as displacement to mirror। ठीक है, अगर हम इसमें देख लेते हैं अब मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा ds by dt of object with respect to mirror is ds by dt of image with respect to mirror। So I will get velocity of the object with respect to mirror is equal to velocity of image with respect to mirror। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Which will be written as velocity of the object minus velocity of the mirror, both are defined with respect to ground frame, should be equal to velocity of image with respect to ground minus velocity mirror with the velocity of the image with respect to ground जो हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चीज गलत की है, सॉरी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इज माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा ना, क्योंकि अगर मैं एक साइड में देखूं तो मेरे लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की जो है मिरर के रिस्पेक्ट में उसका माइनस होगा इमेज का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये माइनस एक साइन आएगा जो मैंने गलती से लिखा नहीं था, सॉरी। तो वेलोसिटी जो होगा ये एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा। तो माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इससे हम ये जो रिलेशनशिप आया, ये रिलेशनशिप से हम वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकते हैं अगर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, या फिर वेलोसिटी ऑफ द
ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकता है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, एंड वेलोसिटी ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्रोवाइडेड है, वी कैन डू दैट, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फिर से कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर मोशन हो रही है along the principal axis, तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटीज को लिंक करने का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मेरी बात समझ आई है? which is velocity of the object with respect to ground minus velocity of the mirror with respect to ground is equal to minus velocity of the image with respect to ground plus velocity of the mirror with respect to ground। अगर आपको ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस फॉर्मूला को याद रखें और बाकी फॉर्मूला आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। What is the formula that you are remembering? The displacement of the object with respect to ground is same as displacement of minus displacement of the image with respect to the displacement of the object with respect to mirror is minus displacement of the image with respect to mirror, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा velocity of the object with respect to mirror is minus velocity of the image with respect to mirror। पर ये सब चीजें कब एप्लीकेबल है या फिर ये सेट ऑफ फार्मूला कब एप्लीकेबल है? When the movement of the object or the image is happening along the principal axis or along the axis। Axis क्या है? It is the line which is passing through the object and perpendicular to the mirror। तो इसी लाइन के along अगर मूवमेंट्स हो रही है then only we can apply this formula। इसका मतलब आप पूछोगे कि सर इसका मतलब ये था कि अगर हमारा मिरर मान लो ऐसा है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा मूव कर रहा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मिरर, उस केस में व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज? तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज उस केस में क्या हो जाएगा? मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो इमेज की रफ्तार भी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस केस में बिकॉज ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज नॉट चेंजिंग, तो आप along the principal axis या along the axis कोई मोशन नहीं है, तो आप इससे प्रीवियस स्लाइड में जो फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ velocity of the object with respect to mirror is minus velocity of the image with respect to mirror, वो फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। It will be simple 3 मीटर पर सेकंड। I hope you understood this। तो इसमें एक बार कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है कि मान लो मिरर को भी वेलोसिटी दे दी, सपोज मिरर की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड और जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है मान लो 3 मीटर पर सेकंड। अब जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी सर? पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? 5, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन है अभी भी ये 3 मीटर पर सेकंड ही होगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो ध्यान से, 3 मीटर पर सेकंड तो ये ऊपर चला जा रहा है, तो ऊपर चला जा रहा है तो ऐसा आपको मैंने बताया था, याद करो प्रीवियस क्लासेस में, कि इमेज बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के जस्ट इन फ्रंट में मिरर हो। मिरर को हम एक्सटेंड कर लेंगे तब भी इमेज बन जाएगा, बट इमेज दिखाई देगा कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, जो कि फील्ड ऑफ व्यू के कॉन्सेप्ट से आता है। इसका मतलब अगर आप बोल रहे हो 3 मीटर पर सेकंड और ये 2 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर के बाद ये मिरर यहाँ रह गई और ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो घबराने वाली बात नहीं। आप इसको एक्सटेंड कर लोगे और आप इमेज यहीं बनाओगे, तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की भी वेलोसिटी होगी अगर मूवमेंट पैरेलल टू द मिरर हो रही है तो। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए अब हम इसको कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स में। पहला एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल लेंगे। मान लो मेरे पास मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जा रही है 2 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 2 meter per second is the velocity of the object, right, with respect to ground। ये ground के respect में velocity है। This is the velocity of the object with respect to ground, right। तो आपको बताना है what is the velocity of the image with respect to ground, ये बताना है। मिरर का कोई वेलोसिटी नहीं है, बता सकते हो आप? आपके पास पुराना फॉर्मूला है, बेसिक से अगर आप चलो, अगर आप फॉर्मूला रटना पसंद नहीं करते हो तो इस केस में जरूरी भी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वी नो दिस, राइट। अब आप इसको ओपन कर लीजिए। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर बोथ डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू
minus velocity of the image with respect to ground plus velocity of the mirror with respect to ground. ये हो गया. अब देखो velocity of the mirror इस केस में 0 हो गया, कुछ भी नहीं दिया है, तो velocity of the object is equal to minus velocity of the image. तो velocity of the image जो आएगी with respect to ground will it be equal to minus of 2 meter per second, minus of 2 meter per second. This is what is your answer. Quite simple, कोई खास बात नहीं थी. आओ अब मान लो, let me share again a whiteboard with you. अब मान लो कि ये केस लेते हैं. कौन सा केस? देखिए ध्यान से. मान लो हमारे पास एक मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है. सपोज ऑब्जेक्ट जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से और मिरर जा रही है इधर 3 मीटर पर सेकेंड से. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज? फिर से बेसिक पे चलेंगे. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर. ये अपने को आता है. ये फॉर्मूला आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, ये आप भूल नहीं सकते. ये भूल गए तो सवाल नहीं बना पाओगे. चलो आगे बढ़ते हैं. तो इसको क्या लिखें? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द mirror with respect to ground is equal to minus velocity of the image with respect to ground plus velocity of the mirror with respect to ground. ये आपको समझ में आता है बिकॉज ये वेक्टर इक्वेशन है तो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा. आइए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड +2, मिरर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ द मिरर इट इज -3 is equal to minus velocity of the image जो निकालना है plus velocity of the mirror plus velocity of the mirror is -3. ठीक है. तो जो वेलोसिटी ऑफ द इमेज आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट विल बी -6 -8 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब जो इमेज है वो 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी वेलोसिटी नजर आएगी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. चलिए एक नया व्हाइट बोर्ड लेते हैं. कॉन्सेप्ट की चीज़ों को समझिएगा और अपने कॉपी में लिखते रहिए और इन सभी चीज़ों का नोट्स प्रॉपरली ले लें. दीज आर फुल फ्लेज्ड क्लासेस गोइंग ऑन. हर एक बोर्ड पे एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और आपको उसके एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ और उसके एग्जाम्पल्स भी बता रहा हूँ. तो ये फुल फ्लेज्ड क्लास चल रहा है. आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है और बाद में जिन लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उनको सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट्स के लिए मेरे पास आने हैं. जितना इसके बाद आप ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतने आप ज़्यादा मार्क्स लगाओगे. याद रखना मेरी बात. अब एक और सवाल करते हैं. मान लो मैं बोलूं कि अब मैंने इसको एक वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी और एंगल थी 37 डिग्री. एंड सपोज इफ आई टेल यू दिस is moving this per second. आपको बतानी है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज. तो अभी अगर आप देखोगे ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक हो जाएगा 10 cos 37 which is 10 into 4/5 that is 8 मीटर पर सेकंड इधर आएगा और इस तरफ वाला जो वेलोसिटी होगा that will be 10 sin 37 which is 10 into 3/5 that is 6 मीटर पर सेकंड. I hope you understood this. अब आपको पता है कि ये 6 मीटर पर सेकंड के कारण वेलोसिटी ऑफ द इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये 6 मीटर पर सेकंड ही आएगा. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ये 6 मीटर पर सेकंड ही आएगा. अब along the axis का जो वेलोसिटी है वो निकालेंगे which will be velocity of the object minus velocity of the mirror is equal to minus velocity of the image with respect to mirror, it is minus of velocity of image plus velocity of the mirror. These all are coming with vector signs. वेक्टर सिंबल के साथ आ रहा है मतलब साइन इंपॉर्टेंट है. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो +8 है. वेलोसिटी ऑफ द मिरर जो है वो +4 है which is equal to minus of velocity of the image plus velocity of the mirror which is +4. तो velocity of the image जो है with respect to ground it will be 8 - 8 0 आ रहा है भाई. इस केस में 0 आ रहा है. सही किया है मैंने.
इमेज इधर ले जाओ, -4 है, -4 देखो 8 आया, 0 आया, सही है। ऐसे इमेज 0, इसका मतलब अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड से इस सेटअप में भेजा तो आपको दिखेगा कि जो इमेज जो है वो इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इमेज टू ग्राउंड नजर आएगी आपको सिर्फ ऊपर जाते हुए, और वो भी 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस गाइस। आज हमने बेसिकली बहुत सारी चीजें कवर की है। इसमें एक छोटा सा पोर्शन है, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स एंड इंक्लाइंड मिरर्स। वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड दैट विल कंप्लीट योर टोटल कॉन्सेप्ट्स अबाउट प्लेन मिरर्स। और उसके बाद हम लोग कर्व्ड मिरर्स में जाएंगे। कर्व्ड मिरर्स में मैं काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज कर्व्ड मिरर्स अगर आपको समझ में आ गया तो आप लेंसेज समझ जाओगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज सब कुछ साइन कन्वेंशन का ही थोड़ा बहुत खेला है, तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो वो सेशंस आप डेफिनेटली अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू द होमवर्क एज सजेस्टेड। फॉलो। अब आप मिरर के सवाल के लिए प्लीज आप सिंगेज या A to Z यूज करें। जिनके पास ये बुक्स नहीं है, प्लीज आप अपने फ्रेंड से उसके स्नैपशॉट्स ले लें और ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, अगर डीसी पांडे है तो डीसी पांडे से भी कर सकते हैं। कोई भी किताब उठाइए, अब आप नहीं फंसोगे बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ओके फाइन। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अगेन। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।